Hello everyone. So today we are going to start our next topic which is three dosha. तीन प्रकार के जो दोष हैं उनके बारे में we are going to talk. It is very important topic, not for first year but throughout your journey, and it is really important to know your body, to know the Prakruti. If you can say that it is the base of Ayurveda, and if you know about three dosha, then you can excel in Ayurvedic treatment also. So again, it is important in diagnosis or prognosis of the disease, pathology, and for the determination of the nature or Prakruti, or for the determination of the treatment also. So again, it is very important, so please pay attention. Let's start. Introduction. Three doshas are the structural and functional units of the body. ये आपको समझने के लिए है जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और जिससे बॉडी फंक्शन करती है, उनके जो यूनिट हैं, उनके जो एकम जो जिनको हम बोलते हैं, वो त्रिदोष है बॉडी के अंदर. दिस इज़ द बेस ऑफ आयुर्वेद. Three doshas are responsible for the formation of constitution, which is प्रकृति, जिसको हम स्वभाव बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, and the behavior of the individual. All the body secretions and transformations taking place under the influence of three dosha. They are the cause of diseases in imbalance state, मतलब अपनी जो मात्रा से वो घट जाएं या फिर बढ़ जाएं, जिसको हम वृद्धि और क्षय बोलते हैं. वृद्धि मतलब अपनी मात्रा से बढ़ जाए, क्षय मतलब अपनी मात्रा से कम हो जाए, तो वो बॉडी में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको हम विशिएशन बोलते हैं, मतलब दोषों का दूषित होना, विशिएटेड होना. तो उनकी वजह से डिसीज़ेस की उत्पत्ति होती है, रोग की उत्पत्ति होती है. They are not anatomical but the physiological units. कैसे? तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा बॉडी में तो वी कैन सी इट, राइट, बट दोषों को हम नहीं देख सकते हैं बिकॉज दे आर द फिजियोलॉजिकल यूनिट्स. अगर आप डिसेक्शन करेंगे तो आपको वात पित्त और कफ दिखाई नहीं देंगे. जैसे हम एनाटॉमी में जैसे भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ऑर्गन्स देखते हैं, अस्थि देखते हैं, मतलब बोन्स देखते हैं, टिश्यूज़ देखते हैं, मसल्स देखते हैं, वैसे नहीं दिखाई देंगे, बट दे आर द फिजियोलॉजिकल यूनिट्स. त्रिदोष को हम त्रिस्थूण भी बोलते हैं. आपको वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ त्रिस्थूण. तो त्रिदोष इज़ त्रिस्थूण. अगर आपको पूछा जाए कि वाइवा में या फिर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के अंदर के राइट डाउन त्रिस्थूणा, तो आपको लिखना है वात पित्त एंड कफ, सिर्फ नाम, राइट. तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, मोस्ट पीपल डजंट नो दैट. मूविंग फॉरवर्ड. सो त्रिदोष मतलब 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त एंड कफ, वायु, पित्त एंड कफ. ओके, हम उसको सही तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर हम वायु की बात करें तो वायु या फिर वात जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स. जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, इसको सिर्फ समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म होगा और ये जो वेस्ट मटेरियल या फिर जो भी पोषक युक्त जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वायु इज़ नेसेसरी. फिर अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी. उसको हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, राइट. तो कैटाबॉलिज्म को कैसे समझ सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म मतलब विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजेज द एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फॉर द बॉडी टू यूज़, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म. तो पित्त है वो बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो करता है. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कफ, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसको हम एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, वो कफ का काम है. तो एनाबॉलिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं विच क्रिएट्स मॉलिक्यूल्स
which body needs for the functionality and it uses energy in the process, that is anabolism. तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और जो भी मेटाबॉलिज्म हुआ उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वात, पित्त और कफ की नेसेसिटी होती है. ये सिर्फ आपको समझने के लिए है. दोषास क्या है? व्हाट इज दोषास? सो दोषास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बॉडी which are capable of controlling the processes, which are capable for the formation of prakruti and which gets vitiated and having capability to vitiate others. जो खुद भी दूषित होते हैं और दूसरों को भी दूषित करते हैं उनको दोष बोला जा सकता है. शरीर के अंदर की जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचुरल फिनोमेना है, वो सब घटने के अंदर दोषाज आर रिस्पॉन्सिबल. वो दोषाज हैं वो सभी फिनोमेना, जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ें घटती हैं उनको कंट्रोल भी करती है और प्रकृति या फिर जो हम स्वभाव बोलते हैं प्रकृति के फॉर्मेशन के लिए भी दोषाज आर रिस्पॉन्सिबल. Acharya Shushruta has mentioned, just like the universe is maintained by the sun, moon and vayu, in the same way all the living objects have their own origin from the vat, pitta and kapha and maintained by them when they are in the normal and balanced condition. We have seen this in our previous lecture. It vitiates every srotas, ashay, avayav, dhatu, upadhatu and mala. ये जो स्रोतस, आशय, अवयव, धातु, उपधातु, मल हैं उनके बारे में हम आगे डिटेल में या फिर अपनी दूसरे सब्जेक्ट में भी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी कहने का मतलब ये है कि अगर दोष हैं वो दूषित हुए तो वो बाकी की जो भी चीज़ें हैं हमारे बॉडी के अंदर उन सब को दूषित करेंगे. जितने भी धातुएँ हैं, जितने भी उपधातुएँ हैं, जितने भी मल है, जितने भी स्रोतस है, जितने भी आशय है, जितने भी अवयव है, उन सब को दूषित करेगी. ओके, अभी हम देखते हैं कि दोष शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई. तो दुष धातु को णिच प्रत्यय लगाने से दोष शब्द बनता है जिसका मतलब होता है विच विशिएट्स अदर्स, जो दूसरों को दूषित करता है, दैट इज दोष. उसकी निरुक्ति मतलब जो हम डेफिनेशन बोलते हैं उसकी निरुक्ति क्या हुई? शरीर दूषणात दोषाः और दुष्यन्ति अनेन इति दोषाः, विच विशिएट्स देमसेल्व्स एंड विशिएट्स अदर्स टू, जो खुद तो दूषित होते हैं बट दूसरों को भी दूषित करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दोषा. ये आपको व्युत्पत्ति और निरुक्ति दोनों याद रखनी है. शरीर दूषणात दोषाः लिख सकते हैं आप, या फिर दुष्यन्ति अनेन इति दोषाः लिख सकते हैं. दोषों की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे हमने सृष्टि उत्पत्ति में पढ़ा था, 3 अहंकार बनते हैं, राइट. अव्यक्त से फिर महत, फिर उससे अहंकार. तो उसमें से राजस अहंकार और तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा बनती है. पंच तन्मात्रा में से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. उसमें से आकाश और वायु के कॉम्बिनेशन से वायु दोष की उत्पत्ति होती है. अग्नि में से पित्त दोष की उत्पत्ति होती है और जल और पृथ्वी में से कफ दोष की उत्पत्ति होती है. तो आपको ये याद रखना है कि अगर उत्पत्ति ऑफ दोष पूछा जाए तो आपको ये टेबल भी आप लिख सकते हैं या फिर उसको एलोब्रेट करके भी लिख सकते हैं कि राजस अहंकार और तामस अहंकार में से जो पंच तन्मात्रा बनी, पंच तन्मात्रा में से जो पंच महाभूत बने, और वो पंच महाभूत में आकाश और वायु की वजह से वायु बनता है, अग्नि में से पित्त बनता है और जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से कफ बनता है. आपको ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द उत्पत्ति ऑफ दोषा. तो आपको सिर्फ टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आपके वायु तो वायु आकाश प्लस वायु, पित्त तो अग्नि एंड कफ तो जल प्लस पृथ्वी, राइट. तो अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट. Acharya Charak in Chikitsasan has mentioned in Grihani Adhyay that Vatadi dosha originated while the Ahar Pachan stages. चरक ने ग्रहणी अध्याय के अंदर बताया गया है कि दोषों की जो उत्पत्ति है, वातादि मतलब वात आदि मतलब वात, पित्त एंड कफ, तीनों दोषों की जो भी ओरिजिनेशन है वो आहार पचन के स्टेजेस के दरमियान होती है. वो हम जब आगे का हमारा जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम तो उसके बारे में हम
आहार पाक और निष्ठा पाक जब पढ़ेंगे उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी इतना जानना है कि फूड इज़ षड्रसात्मक। जैसे मैंने आगे भी बोला था कि जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी फूड एग्जिस्ट करता है, उसमें 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एट द स्टार्टिंग ऑफ द डाइजेशन मधुरता डेवलप। जैसे ही हम फूड खाते हैं, आहार का ग्रहण करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर मधुरता उत्पन्न होती है बिकॉज ऑफ द मधुर अवस्था पाक एंड फैन युक्त कफ हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड। तो मधुर अवस्था पाक के कारण कफ की उत्पत्ति होती है। फैन युक्त मतलब इसमें वो झाग जिसको बोलते हैं, झागदार कफ की उत्पत्ति होती है। आहार गेट्स विदग्ध इन द अनदर स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस पित्त। जो आहार पचन का दूसरा स्टेज होता है, आहार पाक या वावस्था पाक का दूसरा स्टेज होता है, उसमें जो आहार है वो विदग्ध होता है, मतलब उसके अंदर खट्टापन आता है, तो उसके कारण पित्त की उत्पत्ति होती है। एंड इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब इन पक्वाशय एंड डेवलप्स कटुता एंड प्रोड्यूसेस वाता। और तीसरे स्टेज के अंदर जब ये आहार एब्सॉर्ब होता है पक्वाशय के अंदर, एब्सॉर्ब होता है, अगर हम इंटेस्टाइन की बात, पक्वाशय को इंटेस्टाइन के साथ हम को रिलेट कर सकते हैं, एंड कटुता उत्पन्न करता है और उसमें से वायु की उत्पत्ति होती है। तो वैसे इस प्रकार 3 दोषों की उत्पत्ति होती है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए उत्पत्ति ऑफ दोषा, तो आपको ये भी लिखना है एट द सेम टाइम। जो चरक ने अपना मत बताया है कि आहार पचन के दरमियान, आहार पचन के स्टेजेस के दरमियान कैसे उत्पत्ति होती है, तो आपको ये ब्रीफ में भी आप बता सकते हैं। ये हुई उत्पत्ति। फिर आगे है टाइप्स ऑफ दोषा। पहले हमने बात की त्रिदोषा, ठीक है। तो अगर त्रिदोष पूछा जाता है तो त्रिदोष इज़ ऑलवेज शारीर दोष, वात पित्त एंड कफ। बट अगर हम दोष की बात करें तो दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है शारीर दोष एंड दूसरा है मानस दोष। शारीर दोष, तो शारीर दोष हमने आगे जो भी बात की, वात पित्त एंड कफ 3 प्रकार के शारीर दोष हैं। शारीर दोष मतलब शारीरिक दोष। द प्राइम एंड एसेंशियल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द बॉडी, दे प्रोड्यूस डिसीजेस टू द बॉडी आफ्टर गेटिंग देमसेल्व्स विशिएटेड, बट इन होमोजेनस स्टेट they supports the body just like the pillars to support the house। जैसे हमारे घर में जो पिलर्स होते हैं, कोई भी बिल्डिंग के जो पिलर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो बिल्डिंग को सपोर्ट देने का काम करते हैं। वैसे ही दोष हैं, अगर अपनी प्राकृत अवस्था में हुए तो प्राकृत अवस्था में नेचुरल जो स्वाभाविक अवस्था है उसके अंदर वो शरीर को धारण करते हैं, शरीर को सपोर्ट करते हैं, राइट, पिलर्स के जैसे। तो ये हुए शारीर दोष। और मानस दोष, मानस दोष वैसे जब हम महागुण की बात करेंगे या फिर त्रिगुण की बात करेंगे तो 3 गुण उसमें आते हैं, सत्व, रज एंड तम। बट अगर हम मानस दोष की बात करें तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग सत्व इन दोषा, बिकॉज दोष की हमने डेफिनेशन क्या की कि दुष्यंती इति दोषाः, जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष हैं। तो अगर हम मानस दोष की बात करें तो उसमें हम सिर्फ रज और तम को लेते हैं, बिकॉज सत्व इज़ नॉट विशिएट एनी अदर थिंग। सत्व इज़ द गुण या फिर सत्व इज़ वन ऑफ द 3 गुण के जो सात्विकता उत्पन्न करता है। तो दैट इज़ वाई मानस दोष के अंदर हम सत्व को कंसिडर नहीं करते हैं। मानस दोष आर ऑल्सो द प्राइम पैथोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ माइंड एंड हैव द पैथोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। जैसे हम मानस रोग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें रज और तम आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग द पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन आवर बॉडी, और जिससे मानस रोग की उत्पत्ति होती है। फिर हमने दोषों को और 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसके डिफरेंट टाइप्स जिसको हम बोलते हैं। पहले हमने देखा शारीर और मानस दोष, और फिर बाद में हम देखते हैं कि जो दोष हैं उसको प्राकृत एंड विकृत एंड वृद्धि और क्षय में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ प्राकृत एंड विकृत? प्राकृत मतलब जो स्वाभाविक स्थिति में होते हैं वो,
और विकृत मतलब उसकी अस्वाभाविक स्थिति, दैट इज़ कॉल्ड विकृत। और वृद्धि मतलब जो अपनी अवस्था से ज़्यादा बढ़ जाएं, अपनी मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाएं, और क्षय मतलब अपनी मात्रा से वो ज़्यादा कम हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड क्षय। आगे देखते हैं व्हाट इज़ प्राकृत एंड विकृत। So two types of doshas are described in the name of Prakrit and Vikrut. Out of them, Prakrit are observed at the time of conception of Shukra and Shonit. These stages of doshas are responsible for the formation of 7 types of Prakriti. इसमें प्राकृत का मतलब ये हुआ कि जब शुक्र और शोणित, जो हम सीमन और ओवम, जब पुरुष बीज या स्त्री बीज की बात करते हैं, उन दोनों का जब संयोग होता है तब गर्भ की उत्पत्ति होती है। इस स्टेज के अंदर जो भी कंसेप्शन के अंदर जो दोष रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो दोष उस अवस्था में होते हैं तो उसको प्राकृत बोला जा सकता है। और यही दोष है वो रिस्पॉन्सिबल है 7 टाइप्स ऑफ प्रकृति के निर्माण के लिए। जब हम प्रकृति की बात करेंगे तो 7 प्रकार की जो प्रकृति है उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी आपको ये समझना है कि जो शुक्र शोणित का मिलन हुआ और उससे जो गर्भ बना और उसके अंदर जो भी स्टेजेस होते हैं वो स्टेजेस के अंदर दोष रिस्पॉन्सिबल है 7 टाइप्स की प्रकृति का निर्माण करने के लिए। Since they sustain, the body is known as शक्ति रूपक द्रव्य। बॉडी को सस्टेन करते हैं तो उसको हम शक्ति रूपक द्रव्य भी बोल सकते हैं। इट नेवर चेंजेस बट इट लेटर स्टेजेस दे बिकम द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर पैथोजेनेसिस। शुरू में तो वो स्वाभाविक अवस्था में होते हैं बिकॉज वो प्राकृत अवस्था में है, बट देर आर सम फैक्टर्स विच विशिएट्स दोषा, उनके बारे में आगे बात करेंगे। बट वो कॉजेस की वजह से, वो कारण की वजह से जैसे जैसे दोष हैं वो दूषित होते जाते हैं तो उसमें से पैथोजेनेसिस या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन की उत्पत्ति होती है। अगर उसके अंदर कोई भी प्रकार की वृद्धि और क्षय हुआ या फिर विकृतता उत्पन्न हुई तो वो फिर वो डेथ और ट्रबल्स एज मिजरी एज डेथ में कन्वर्ट होते हैं। दे ऑक्यूपाई एंटायर लिविंग बॉडी एंड बाय देयर प्रोपोर्शन विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइप। तो अभी आपको ऐसा समझना है कि प्राकृत दोष मतलब जो कंसेप्शन के दौरान प्रकृति का निर्माण करने में कारणभूत है और जो अपने हिमोजेनस अवस्था में होते हैं तो वो प्राकृत लक्षण को और शरीर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। प्राकृत दोष, व्हेन द दोषास आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब साम्य अवस्था, मतलब वात पित्त और कफ है तीनों समान अवस्था के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राकृत दोष। दिस प्राकृत दोष सस्टेन द बॉडी लाइक द पिलर्स विच सपोर्ट द हाउस, hence it is known as the Shakti Rupak Dravya. About the origin of the Prakriti, about the origin of the Prakrit dosha, Kashyap has explained that existence of the dosh available in Atma, which transmits from the body to another after the death and enters another body to take birth. When this soul re-enters womb of next mother, Shukra, Shonit, Akash and Vayu accompany this soul in seedlings. आपको अभी इतना ही समझना है कि प्राकृत दोष मतलब जो साम्यावस्था में होते हुए शरीर को सपोर्ट करते हैं, शरीर को सस्टेन करते हैं, जिसको हम शक्ति रूपक द्रव्य बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रकृत या फिर प्राकृत दोष। प्राकृत दोषों के बारे में अष्टांग संग्रह में बताया गया है कि जैसे हम वायु की बात करें तो वायु सस्टेन्स द बॉडी एंड मेंटेन्स द बॉडी विथ एक्सपीरेशन, inspiration, enthusiasm, movements of the various parts, keenness or sharpness of the sense perceptions, initiation of the natural urges such as urine, feces, etc. and many other functions. तो अष्टांग संग्रह मतलब आचार्य वाग्भट जो वृद्ध वाग्भट है उन्होंने बताया है कि जो वायु है, ये सिर्फ आपको अभी समझने के लिए आपको डिटेलेशन में वायु के कर्म में बताऊंगी, बट अभी वायु काम क्या करती है, जो प्राकृत अवस्था में जो वायु होती है। तो प्राकृत अवस्था की जो वायु है वो शरीर
को मेंटेन, शरीर के जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया बोलते हैं, जिसको इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन है उसको मेंटेन करती है। एंथुजियाज़म मतलब कोई भी कार्य करने की जो भी उत्साह होता है वो वायु की वजह से होता है। डिफरेंट पार्ट्स के जो मूवमेंट्स हैं, जो गति है या फिर जो भी कार्य है, जो भी एक्टिविटीज़ है, वो वायु के कारण होती है। शार्पनेस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स या फिर सेंस परसेप्शंस जो भी होते हैं, जैसे इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करना, चक्षुर इंद्रिय है आपकी, राइट। आइज़ जो है वो काम क्या करती है, तो चीज़ों को देखने का काम करती है, तो वो परफेक्ट रूप में हो, मतलब इंद्रिय हैं वो अर्थ के साथ, मतलब आपकी जो आंखें हैं उनका काम है देखना, तो वो ऑब्जेक्ट को परफेक्ट रूप से देख सके, उसका काम, वो जो शार्पनेस का जो काम है वो वायु करती है। वैसे ही सब जो भी इंद्रियां है, का घ्राणेंद्रिय है या फिर कोई भी कर्मेंद्रिय है, राइट, उनका भी शार्पनेस जो से भी जो काम होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वायु। इनिशिएशन ऑफ नेचुरल अर्जेस सच एज यूरिन, फीसिस एसेट्रा एंड मैनी अदर फंक्शंस, मतलब आगे आप पढ़ेंगे कि नेचुरल अर्जेस मतलब जो भी हम मल मूत्र विसर्जन की बात करते हैं या फिर जो भी वायु है, देयर आर डिफरेंट वेग। आप आगे बढ़ेंगे कि जो वेग जो होते हैं आपके शरीर के, राइट, वो नेचुरल अर्जेस जिसको हम बोलते हैं, तो टाइम से मलमूत्र का विसर्जन होना, वे टाइम से जो भी वेग हैं, जैसे हम बहुत सारे वेग बताए हैं, जैसे छींक खाना है, खांसी खाना है, या वायु का निकलना है, राइट। वैसे बहुत सारे वेग जो बताए हैं वो आगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उनको भी टाइम से बाहर निकालना वो भी वायु का कार्य है। फिर है पित्त, तो पित्त सस्टेन्स द बॉडी विथ डाइजेशन, heat production, desire, production of hunger, thirst, color and complexion, understanding, intelligence, bravery, softness of the body parts and similar other functions। तो पित्त का काम क्या होता है, तो पित्त फर्स्ट तो वो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि के साथ उसको कोरिलेट किया हुआ है, तो मतलब वो डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल है। देन वो हीट प्रोडक्शन करता है जिसके कारण जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर वो डिज़ायर मतलब कोई कार्य करने की इच्छा होना, अगेन इट इज़ वायु में भी बोला गया है, जो एंथुजियाज्म उत्साह, ये है डिज़ायर, इच्छा होना। फिर प्रोडक्शन ऑफ हंगर, थर्स्ट, वो पित्त की वजह से है। फिर शरीर का जो भी कम्प्लेक्शन है, आपका शरीर का जो वर्ण है, जो रंग जो बोलते हैं, आप फेयर है या फिर आप थोड़े सांवले हैं, वो डिसाइड करता है पित्त, वो पित्त की वजह से होता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी चीज़ को समझना, इंटेलिजेंस होना, ब्रेवरी होना, बॉडी पार्ट्स के अंदर सॉफ्टनेस होना, ऐसे बहुत सारे जो कार्य है वो पित्त करता है। ये प्राकृत पित्त के कार्य है। और अगर हम कफ की बात करें तो कफ सस्टेन्स द बॉडी विद द स्टेबिलिटी, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है। लुब्रिकेशन मतलब मॉइस्टनेस, जहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे लुब्रिकेट करता है। कॉम्पैक्टनेस ऑफ द जॉइंट्स। फिर इंटेलिजेंस, करेज, स्ट्रेंथ, अटैचमेंट, फिर पैशन, फिर लस्टर एंड बाकी के जो भी कार्य हैं वो कफ की वजह से होते हैं। डिटेल में हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि प्राकृत दोष हैं वो कौन से कार्य करते हैं। फिर है वैकृत दोष या विकृत दोष। तो दोषा अंडरगो वैकृत और एबनॉर्मालिटी, मतलब वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। विकृतता कैसे आएगी दोष के अंदर, या तो वो अपने मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसको हम वृद्धि बोलते हैं, या फिर घट जाएंगे जिसको हम क्षय बोलते हैं, मतलब डिक्रीज होना, ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ फूड और रेजिमेंट, आहार विहार की वजह से, या फिर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी जो भी दोष है उसमें विकृतता उत्पन्न होती है। द एबनॉर्मल दोषा आइदर इन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड स्टेट विल ब्रिंग अबाउट एबनॉर्मलिटीज इन द धातुस विच आर देयर ड्वेलिंग प्लेस, देन द मलास एज वेल एज द चैनल्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो दोष दूषित हुए हैं, विकृत हुए हैं, वो आगे की जो भी धातुएं हैं या फिर जितने भी मल है या फिर जो स्रोतस हैं
या जिसको हम चैनल्स भी बोलते हैं, उसमें भी विशेषण उत्पन्न करेंगे। तो मतलब हमने जो प्राकृत दोष के कार्य देखे उसमें विसंगतता उत्पन्न होगी। ये प्राकृत काम नहीं करेंगे। वायु अगर दूषित होता है तो वायु अपना प्राकृत काम नहीं करेगा, तो उसको विकृतता बोलते हैं। पित्त है वो अपना काम नहीं करेगा, तो वो उसको विकृतता बोलते हैं। और कफ है वो अपना रेगुलर काम नहीं करेगा, तो वो प्राकृत अवस्था में नहीं है, तो उसको हम विकृतता बोलेंगे। Vikrut dosha are produced as the waste product of the food and are circulated through the body since birth. They merge with the Prakrut dosh and mainly responsible for the health of the living body and then remain in the physiological limit. If accumulated in excess or if they decline, they disturb the health. मतलब थोड़ी बहुत विकृतता जो होती है वो दोषों के अंदर होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, बिकॉज हम फूड खाते हैं या फिर जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी है वो उसमें कार्य करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से विकृतता होती है। बट वो विकृतता इस स्टेज में पहुंच जाए, एक्यूमुलेशन मतलब जो संचय अवस्था है, दोषों का संचय होना, अपने स्थान में बढ़ना, अपने स्थान में एकत्रित होना वृद्धि के कारण, तो उसके कारण वो जब अपने फिजियोलॉजिकल लिमिट क्रॉस करता है तो उसके कारण रोग की उत्पत्ति होती है या फिर पैथोलॉजी बनती है और फिर वो डिस्टर्ब करता है हेल्थ को। फिर देखना है दोष गति। पहले हमने देखे प्राकृत विकृत और वृद्धि एंड क्षय। वृद्धि मतलब बढ़ जाना, क्षय मतलब घट जाना। और अभी हम देखते हैं दोषों की गति। सो इन चरक संहिता 5 टाइप्स ऑफ दोष गति हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड। उसमें से है क्षय, स्थान एंड वृद्धि। दूसरा है ऊर्ध्व, अधः एंड तिर्यक। तीसरा है कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि। चौथा है संचय, प्रकोप एंड प्रशम। पांचवा है प्राकृत एंड विकृत गति। दोषों की गति मतलब दोष कैसे बॉडी के अंदर अपने सामान्य अवस्था में और अपने विकृत अवस्था में या फिर अपने जो भी पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जो भी विसंगतता उत्पन्न करता है, वो दोष की गति या दोषों का जो भी स्वरूप बॉडी के अंदर होता है उसको दोष गति हम बोल सकते हैं। 5 प्रकार की दोष गति है, आपको याद रखना है। शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द दोष गति, तो आप ये लिख सकते हैं। तो सबके बारे में देखते हैं। व्हाट इज क्षय, स्थान एंड वृद्धि फर्स्ट। ओके, सो अगर हम क्षय की बात करें तो पहले बात मैंने बताया वैसे ही क्षय मतलब अपने जो भी मात्रा है अपनी मात्रा से घट जाना। वायु है वो घट जाएगा तो उसके जो भी प्राकृत कर्म है वो नहीं रहेंगे। वायु के जो भी गुण मैं आपको आगे बताऊंगी वो अपनी वो घट जाएंगे, तो वो वायु अपना काम ठीक रूप से नहीं करेगा और उसके कारण शरीर में जो विसंगतता उत्पन्न होगी उसको क्षय बोलते हैं। स्थान मतलब वो जो दोष है, जो वायु है या फिर पित्त है या फिर कफ है, तो अपनी जो भी अवस्था है उस प्राकृत अवस्था में बने रहना, दैट इज कॉल्ड स्थान। और वृद्धि मतलब अपने मात्रा से बढ़ जाना। तो एक गति हुई क्षय, स्थान एंड वृद्धि। दूसरी हुई ऊर्ध्व, अधः एंड तिर्यक मतलब दोषों का ऊर्ध्व होना, दोषों का अधः जाना। अधः मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और तिर्यक मतलब આપણે જેને ત્રાંસુ કહીએ, तिर्यक टेढ़ा। जैसे हम वायु की बात करें तो वायु क्या होता है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में देखें हम, जैसे लेमन की लैंग्वेज के अंदर कि जो वायु होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है कि वो हमेशा फोर्सफुली ऊपर की तरफ जाता है, राइट। बट सभी वायु में ऐसा नहीं है। जैसे हम आगे प्रकार देखेंगे वायु के, तो वायु के प्रकार के अंदर हम बात करेंगे कि 5 प्रकार के वायु है, तो उसमें प्राण, अपान, व्यान, समान एंड उदान वायु। तो 4 जो वायु है वो उसकी गति ऊपर की तरफ होगी, बिकॉज वो वायु की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो ऊपर की तरफ बढ़े, उसका डायरेक्शन होगा। बट अपान वायु है उसकी गति है नीचे की तरफ, अधः गति है, राइट। उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा उसमें बढ़ते हैं कि समझने के लिए ऊर्ध्व गति की अगर हम बात करें
तो ऊर्ध्व गति जो भी मैंने 4 प्रकार के वायु बोले, प्राण है, उदान है, समान है और जो व्यान वायु है, राइट, उसकी ऊर्ध्व गति होती है. इट मीन्स विच प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट. तो उसको हम ऊर्ध्व गति बोलते हैं. अधः जो अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त है, अगर आप अग्नि को देखेंगे, अगर आप कहीं पे कुछ जलाएंगे, राइट, तो उसकी गति कौन सी होती है, ऊपर की तरफ उसकी ज्वालाएं बढ़ती हैं ना, तो उसकी गति भी हुई ऊर्ध्व गति. और तिर्यक गति मतलब जब दोषा है वो तिर्यक रूप में आगे बढ़ते हैं, मतलब जो दोष हैं वो ट्रैवल करते हैं कोस्ट से शाखा की तरफ इंस्टेड ऑफ कोस्ट में जाने की वजह से, कोस्ट में जाने की बजाय वो शाखा में जब ट्रैवल करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज़ कोस्ट, शाखा एंड मर्मास्थि संधि. बट इतना समझना है कि जो ऊर्ध्व और अधः गति होती है उसके अलावा एक दूसरी गति होती है, तीसरी गति होती है, वो जो तिर्यक गति है. तो अगर दोष है वो तिर्यक गति में होता है तो वो जनरली पैथोजेनेसिस उत्पन्न करता है. अगर हम रोग की भी बात करें तो बहुत सारे जो भी रोग हैं शरीर में दोषों के बढ़ जाने या घटना जाने की वजह से होता है, राइट. तो अगर हम वॉमिटिंग की बात करें, राइट, जिसको हम आयुर्वेद में छर्दी बोलते हैं, तो छर्दी में क्या होता है, दोष है वो ऊपर के मार्ग से बाहर निकलते हैं, मतलब हमारे माउथ से जो भी पदार्थ है वो जो बाहर निकलते हैं, राइट. तो उसकी गति हुई ऊर्ध्व गति. और जो अधः गति है वो अगर हम डिसीज़ की बात करें तो जो अतिसार है जिसको हम डायरिया बोलते हैं, या फिर डिसेंट्री है जिसको हम प्रवाहिका बोलते हैं, या फिर दूसरे भी जो अब आगे आपको पढ़ने में को मिलेंगे, रक्तपीत है. वैसे जब भी दोष हो, जो भी रोग होते हैं उसके अंदर दोष होते हैं, जो विशिएटेड दोषा, वो अधो मार्ग से वो शरीर के अधः मार्ग से बाहर निकलते हैं. तो ये हुआ ऊर्ध्व देन तिर्यक गति. फिर है कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि गति. ओके, फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज कोष्ठ. तो कोष्ठ मतलब जो भी विजरल ऑर्गन्स हैं, जो भी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है, किडनीज हैं, वो भी जितने भी ऑर्गन्स हैं, विजरल ऑर्गन्स, उसको हम कोष्ठ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. कोष्ठ इज़ एन आयुर्वेदिक टर्म. ऑफ कोर्स फिर शाखा है, तो शाखा मतलब जो भी धातु बताई गई है, 7 प्रकार की जो भी धातु है, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा मतलब जो स्किन, ये 8 जो चीज़ें हैं उसको हम शाखा बोल सकते हैं. फिर है मर्म. तो आयुर्वेद के अंदर आचार्य ने जनरली आचार्य सुश्रुत ने वाइटल ऑर्गन्स बताए गए हैं. सभी आचार्य ने बताए हैं बट 3 ही वाइटल ऑर्गन्स बताए हैं. बट आचार्य सुश्रुत ने 107 प्रकार के 107 मर्म बताए हैं, वाइटल ऑर्गन्स बताए हैं. तो वाइटल ऑर्गन्स मतलब कि शरीर के अंदर ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट्स के जिसके अंदर आघात होने से बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर डेथ होती है, इंस्टेंट डेथ होती है, 3 दिन के अंदर जो आदमी है वो मर जाता है. वो जो वाइटल ऑर्गन्स है जिसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे, तो ये जो उसको मर्म बोलते हैं, तो वो मर्म है. फिर है अस्थि मतलब बोन्स. आयुर्वेद के अंदर 360 अस्थीज बोन्स बताए गए हैं. और संधि मतलब जॉइंट्स, जो भी हम जॉइंट्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे एल्बो है या फिर नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, राइट. तो ऐसे 210 जॉइंट्स, 210 जॉइंट्स बताए गए हैं. 8 टाइप्स है जो जॉइंट्स है उसके, जो संधि है उसके. तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे. बट अभी हम जब दोषों की गति के बारे में बात करते हैं, तो दोषों की गति के अंदर कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि, संधि ये समझना बहुत ज़रूरी है. जनरली क्या होता है कि जितने भी जो दोष होते हैं वो कोष्ठ के अंदर मूव करते हैं एंड देन रिटर्न्स टू शाखा, मतलब विजुअल ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं. और फिर शाखा मतलब मर्मास्थि संधि के अंदर, या फिर शाखा एंड मर्मास्थि संधि के अंदर नॉर्मल मूवमेंट में आते हैं. बट बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन विशिएटेड दोषास गोज टू द शाखा फ्रॉम द कोष्ठ. जब जो दोष है विशिएटेड होके शाखा में जाते हैं
कोस्ट में से, एंड व्हेन द बॉडी रिकवर्स बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाभाविक दोषास, स्वभाव ऑफ द दोषास। ऐसे होता है कि आपको समझने के लिए, जब दोष हैं विशिएट हो गए और वो कोस्ट में से जब शाखा में जाते हैं, मतलब जो भी विजुअल ऑर्गन्स हैं उसमें से मर्म, अस्थि और संधि में या फिर शाखा में जाते हैं, और जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रिकवर होते हैं, कैसे रिकवर होंगे, या तो हम ट्रीटमेंट करेंगे दोषों की, या फिर स्वभाव की वजह से, या फिर एटमॉस्फेयर की वजह से। आप आगे बढ़ेंगे कैसे ये स्वाभाविक अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो तब वो दोषाज होते हैं, वो वापस से कोस्ट में जाते हैं, और अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी वजह से दोष हैं वो वापस से शाखा में से कोस्ट में जाएंगे, और फिर हम कोस्ट में से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं ट्रीटमेंट की वजह से। जैसे हम आगे पंचकर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उसमें वमन, विरेचन, वो सब क्रियाएं होती है। वमन मतलब वॉमिटिंग करवा के शरीर में से दोषों को बाहर निकालना। आपने सुना होगा ये पंचकर्म करायुच है, पंचकर्म कराना है, राइट। विरेचन मतलब परगेशन की, आप दवाई दे के इतनी सारी बार पेशेंट टॉयलेट जाता है, वो फिजिशियन के कंट्रोल में होता है कि कैसे और कब उसको बंद करवाना है। बट जैसे हम दोषों को अगर ऊर्ध्व और अधः मार्ग से बाहर निकालते हैं तो उसमें कोस्ट में होना दोषों का ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम पहले दोषों को शाखा में से कोस्ट में लाएंगे और फिर कोस्ट में से हम उसको बाहर निकालेंगे। तो ये हुई कोस्ट, शाखा और मर्मास्थि संधि। अभी आपको इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपका बहुत इनिशियल स्टेज है। देयर आर मैनी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड अभी। बट अगर हम दोष गति की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा आपको ब्रीफ में जानना ज़रूरी था, कोस्ट, शाखा एंड मर्मास्थि संधि गति। फिर है संचय, प्रकोप एंड प्रशम, मतलब दोषों का एक स्थान में अपने मात्रा से बढ़ के एकत्रित होना, दैट इज कॉल्ड संचय। अगर हम जैसे बात करें लेमन लैंग्वेज में, तो संचय करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अगर हम पैसों की बात करेंगे तो पैसों का संचय करना मतलब पैसों को एक जगह के आप इकट्ठा करते हैं, जैसे पिगी बैंक में आप इकट्ठा करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड संचय। प्रकोप मतलब कि दोष इतने ज़्यादा प्रकोपित हो गए हैं, इतने ज़्यादा दूषित हो गए हैं, अपनी मात्रा से इतने मात्रा में बढ़ गए हैं कि वो प्रकोपित होते हैं और रोग का या फिर जो विकार है या फिर जिसको हम व्याधि बोलते हैं उसकी उत्पत्ति करते हैं, तो उसको प्रकोप बोलते हैं। और प्रशम मतलब कि ट्रीटमेंट देके हम ऐसे आहार विहार और औषध देके जो भी दोष हैं, दूषित दोष हैं या फिर जो भी विकृत अवस्था में आए हुए दोष हैं, उसका हम प्रशम करें, मतलब उसको शांत करें। मतलब हमारी जो पैथोलॉजी बनी है रोग की, वो पैथोलॉजी को हम तोड़े और उसको प्राकृत अवस्था में लाने का प्रयास करें, दैट इज़ कॉल्ड प्रशम। और आगे हमने प्राकृत और विकृत गति तो देखी ही दोष की, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट त्रिदोष। हमने यहाँ दोष गति पे हम थोड़ा रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे देखेंगे। त्रिदोष का जो भी टॉपिक है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ लेंथी वन और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो यू शुड हैव टू आस्क मी बाय व्हाट्सएप, बट प्लीज़ पे अटेंशन, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे।